हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इनकम टैक्स के नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एग्रीकल्चर इनकम, खेती की इनकम। अब दोस्तों, खेती से हुई इनकम के ऊपर टैक्स लगता है कि नहीं लगता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर सिंपल भाषा में पूछा जाए क्या एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। यानी कि वो जो भी इनकम होती है वो होती है एग्जेम्प्टेड। तो सबसे पहले आपका एक सवाल हो गया, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता, वो होती है एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है उसके ऊपर छूट मिलता है हमको, ठीक है, यानी हमको उसके ऊपर टैक्स नहीं पे करना होता है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है। हमको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी इनकम खेती की इनकम है, कौन सी इनकम खेती की इनकम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दो कि एग्रीकल्चर इनकम का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A। आपको एग्जाम में ये सेक्शन पूछ देगा, तो सेक्शन अच्छे से याद करना, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ बताया गया कि क्या होती है एग्रीकल्चर इनकम। अगर आपको देखो एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, यहाँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ओके, तो चलो हम लोग एग्रीकल्चर इनकम के बारे में देखते हैं। तो एनी रेंट और रेवेन्यू, किसी भी टाइप का अगर आपको रेंट मिल जाए यानी कि किराया मिल जाए, या फिर कोई रेवेन्यू कोई पैसा आया है डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, यानी कि किसी ज़मीन से आपको किसी भी टाइप का रेंट मिल रहा हो, चाहे रेवेन्यू किसी भी टाइप की आपको इनकम हो रही हो, ठीक है। एंड वो जो ज़मीन है वो होनी चाहिए आपकी इंडिया के अंदर, यानी कि अगर इंडिया के बाहर कोई ज़मीन है उससे आपको रेंट मिल रहा हो तो वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। यानी कि किसी भी टाइप का आपको रेंट मिले चाहे रेवेन्यू मिले, ठीक है, किसी भी टाइप का रेंट हो चाहे रेवेन्यू हो, एंड वो किसे ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए। यानी कि कोई ज़मीन आपने किराए पे दी हो, किराया आपको मिल रहा हो, ठीक है, एंड वो ज़मीन इंडिया में होनी चाहिए, ठीक है, एंड वो ज़मीन यूज़ हो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। यानी कि किसी भी टाइप का रेंट मिल रहा हो चाहे वो रेवेन्यू हो, वो ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए, एंड वो ज़मीन इंडिया में होनी चाहिए, एंड वो ज़मीन एग्रीकल्चर पर्पज़ के इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो जो भी पैसा आपको मिल रहा है उसको आप बोलोगे कि एग्रीकल्चर इनकम है वो, एंड उसके ऊपर दोस्तों आपको टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि क्या होती है एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। अब दोस्तों, दूसरा आपको बताते हैं, एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाई एग्रीकल्चर ऑपरेशन। अगर आपको किसी भी प्रकार की इनकम हो रही है उस ज़मीन से, एंड उस ज़मीन के ऊपर आप कोई भी एग्रीकल्चर का ऑपरेशन करें, ऑपरेशन का मतलब होता है एग्रीकल्चर की गतिविधियाँ, जैसे कि आप पानी में क्या बोलते हैं, ज़मीन में पानी दे रहे हो, ज़मीन को खोद रहे हो, ठीक है, एंड आपको किसी टाइप की इनकम हो रही है, तो वो सारी इनकम आपकी क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। यानी कि एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय द एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, यानी कि कोई भी खेती से जुड़ा काम करते हो और उसके बिहार पे आपको इनकम होती तो वो इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। दूसरा, अगर आप किसी भी प्रोसेस में इन्वॉल्व हो बाई कल्टिवेटर या फिर रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट, यानी कि आपने कोई सामान को मार्केट में बेचने योग्य बनाया। सपोज जब गन्ना उगता है तो गन्ना तुरंत नहीं बिकता है, गन्ने को छाटना पड़ता है, ठीक है, गन्ने को पूरा उसकी जड़ें काटनी पड़ती हैं, ठीक है, उसको साफ करना पड़ता है, तब वो मार्केट में बिकता है। तो आप किसी भी सामान को प्रोड्यूस कर रहे हो फिट फॉर द मार्केट, मार्केट में बेचने के योग्य बना रहे हो, एंड उसके बिहाफ पे आपको जो भी, जैसे धान की कटाई, धान तो बेच नहीं दोगे सीधा, धान को उगा के सीधे तो बेच नहीं दोगे ना, धान की कटाई करोगे, ठीक है, एंड उसके बाद ही उसको बेचोगे। तो धान की कटाई करने में, छटाई करने में जो भी आपको इनकम हो रही है वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी। एंड अगर आपने उसको बेच दिया, अगर आपने उसको बेच दिया तो वो भी इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी। तो यहाँ पे देखो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको समझाया गया है, ठीक है। एक बार फिर से आपको समझाया है कि अगर आपको कोई भी रेंट मिल जाओ, कोई भी रेवेन्यू मिल जाओ, ठीक है, ज़मीन से जुड़ा हुआ, ठीक है, एंड वो ज़मीन इंडिया में होनी चाहिए, एंड यूज़ होनी चाहिए एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, ठीक है। कोई भी आपको इनकम हो रही हो ज़मीन से, एंड वो ज़मीन इस्तेमाल की जाए हो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए, एंड आप ऐसा कोई काम करें, यानी कि जो भी कल्टिवेटर है, जो भी रिसीवर है रेंट का, वो ऐसा काम कराया है कि मार्केट में सामान को बेचने के योग्य बनाया हो, ठीक है, तो आपको जो भी इनकम हो रही है वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी। साथ में अगर आप मार्केट में उसको बेच देते हो, गन्ने को बेच दिए, जो भी इनकम हुई तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी, ठीक है। अब दोस्तों, आपका थर्ड है कि अगर आपको कोई भी इनकम फार्म हाउस से होती है। अब ये फार्म हाउस क्या होता है, फार्म हाउस की डेफिनेशन क्या है, किसको फार्म हाउस मानेंगे, किसको फार्म हाउस नहीं मानेंगे, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो मोटा मोटी अगर ये 3 तरह की इनकम होती है तो वो एग्रीकल्चर इनकम में आती है। इसके अलावा कोई भी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, ठीक है। तो भैया पहले आप समझ गए, दूसरा भी समझ गए, तीसरा भी समझ गए। यानी कि कोई भी आप खेती का काम करते हो, ठीक है, आपको रेंट मिल रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है, वो ज़मीन इंडिया में है। अब एग्जांपल, मैंने एक ज़मीन खरीदी पाकिस्तान में, वहाँ पे खेती की और इनकम मुझे हो रही है, तो वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, वो मेरी बिजनेस इनकम होगी, उसके ऊपर हमको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात बताई गई है, कैपिटल गेन। अगर हमको किसी टाइप का कैपिटल गेन हो, ये कैपिटल गेन क्या होता है, किसी एसेट्स को हमने बेच दिया, मानो मेरी ज़मीन थी, हमने उसको बेच दिया, हमको उस पर फ़ायदा हो गया, तो वो कैपिटल गेन होगा।
तो अब देखो वही बताया है, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड शेल नॉट बी ट्रीटेड एज एन एग्रीकल्चर इनकम। यानी कि अगर अर्बन और रूरल, अगर आपने शहर में कोई खेती की ज़मीन बेच दी एंड आपको उसको बेच के कोई इनकम हो रही है, तो आप ये नहीं कहोगे कि आपको एग्रीकल्चर इनकम हो रही है, आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, गाँव में बेचते हो तो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। अब देखो कुछ कंडीशंस हैं, वही कंडीशन है, अगर ये सेटिस्फाइड होगी तभी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन द इनकम इज ट्रीटेड एज एन एग्रीकल्चर इनकम। तो वो भैया कंडीशन क्या है, चलो कंडीशन देखते हैं। द लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, वो जमीन कहाँ पे होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए। ठीक है, इफ लैंड इज सिचुएटेड आउटसाइड द इनकम फ्रॉम सच लैंड विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन एग्रीकल्चर इनकम। तो भैया वो जमीन इंडिया में होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, जिसपे आप खेती करके या फिर कोई ऐसा काम करे जिससे आपको रेंट या फिर रेवेन्यू मिल रहा हो, तो जमीन इंडिया में ही होनी चाहिए। लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, जो भी जमीन है उसका एग्रीकल्चर खेती के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये खेती के काम क्या होते हैं, टिलिंग ऑफ लैंड, जैसे जमीन को जब खोदते हैं कभी कोई भी चीज़ उगाने के लिए भाई ज़मीन को खोदा जाता है। ठीक है, तो टिलिंग ऑफ लैंड हो गया, उसके वो उसमें पानी देना हो गया, फिर सीड्स लगाना हो गया, प्लांटिंग, या फिर ऐसे बहुत सारे काम। ठीक है, अगर कोई कर आए, कौन करेगा, ये सब एसएससी ही करेगा। ठीक है, तो यानी कि ज़मीन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं खेती के पर्पज़ के लिए, ज़मीन को खोदना हो गया, ज़मीन में पानी देना हो गया, पौधा लगाना हो गया। ठीक है, ये सब सिंचाई करना हो गया। ठीक, द रिसीवर ऑफ इनकम फ्रॉम लैंड मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन लैंड, यानी कि जिसको भी इनकम हो रहा हो उसका ज़मीन में इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि सिंपल सी बात है वो उसका ओनर यानी मालिक होना चाहिए। ठीक है, द लैंड लॉर्ड एंड टीनेंट या फिर अनसब्सिडाइज्ड मॉर्गेज ऑफ लैंड हैज़ एन इंटरेस्ट इन लैंड, यानी कि आपका ज़मीन में अगर इंटरेस्ट नहीं है एंड वो इनकम आपको हो रही है तो वो इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। ठीक है, जिसकी ज़मीन है उसी को इनकम होनी चाहिए, उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल मानो कि हम बिजनेसमैन है, गाँव में गए, देखे कि एक किसान है उसने अपनी फसल उगाई है और उसकी फसल को हमने खरीद दिया और ख़रीद के बेच दिया, तो हमारी जो इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमने तो उगाया नहीं है ना, वो किसान ने उगाया है, हमारी बिजनेस इनकम होगी क्योंकि हमारा ज़मीन में इंटरेस्ट नहीं था। वही एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ, इफ़ पर्सन परचेजेज अ स्टैंडिंग क्रॉप आफ्टर कटिंग इट, उसको काटने के बाद में उसको बेच देता है एंड प्रॉफिट कमाता है, तो वो प्रॉफिट आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए तभी वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। द डायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम, अगर किसी भी तरीके से आपको डायरेक्ट इनकम होती है खेती से तभी वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। इनडायरेक्ट इनकम, अब ये इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है वो आपको हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट इनकम एग्रीकल्चर इनकम की नॉट एग्रीकल्चर इनकम होती है। अब ये नॉट एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, उसको बोलते हैं बिजनेस इनकम। तो बिजनेस इनकम होगी तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल है, पूछा भी गया एग्जाम में, द सैलरी ऑफ अ फार्म मैनेजर, अगर कोई फार्म है, फार्म हाउस है या फिर उसका मैनेजर है, उसको तनख्वाह मिल जाए एंड डिविडेंड मिल जाए, कंपनी इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एक कंपनी है वो खेती के कामों में इन्वॉल्व है एंड उस कंपनी ने डिविडेंड दिया, प्रॉफिट का हिस्सा दिया, तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, वो बिजनेस इनकम होगी। क्या होगी, बिजनेस इनकम होगी। तो आपको यहाँ पे देखो कितने सारे आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए कि एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में बताया गया है, ये इनकम एग्जेम्प्टेड होती है। फिर दोस्तों इसका मीनिंग क्या होता है मैंने आपको बता दिया, 3 तरीके से मैंने आपको इसका मीनिंग बताया है। ठीक है, यहाँ पे फिर कुछ कंडीशंस बताइए, जो कंडीशन फुलफिल होगी तभी वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। अब काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, कितने टाइप्स की एग्रीकल्चर इनकम होती है, कितने टाइप्स की, तो यहाँ पे भी दोस्तों वही बात करेगा कितने टाइप्स की एग्रीकल्चर इनकम होती है। पहला है रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, अगर आपको किसी भी टाइप का रेंट मिल रहा हो चाहे रेवेन्यू मिल रहा हो। ठीक है, किससे मिल रहा हो, जमीन से। व्हेन वन पर्सन ग्रांट अनदर द राइट टू यूज हिज लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, जब एक इंसान किसी दूसरे को अधिकार देता है कि वो उसकी ज़मीन का इस्तेमाल कर सकता है खेती के कामों के लिए, तो जो उसको रिसीव होता है रेंट के नाम पे, रेवेन्यू के नाम पे, कैश के नाम पे, किसी काइंड के नाम पे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। ठीक है, ये वही चीज़ है, बस उसको और एक्सप्लेन कर दिया है। तो किसी भी टाइप का आपको रेंट मिलता है, रेवेन्यू मिलता है ज़मीन से जुड़ा हुआ, तो सिंपल सी बात है वो आपका क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम होगा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, एंड ध्यान रखना जो भी आप जमीन पे काम करोगे वो खेती के काम होने चाहिए। ठीक है, एंड इनकम इज एग्रीकल्चर इनकम व्हेन सम एग्रीकल्चर ऑपरेशंस आर परफॉर्म, जब उसके ऊपर खेती के कोई काम किए जाएंगे। एग्रीकल्चर ऑपरेशंस का मतलब होता है कल्टीवेशन, फीडिंग, टिलिंग ऑफ लैंड, वाटरिंग, सीड्स लगाना, प्लांटिंग करना, या फिर ऐसे ही बहुत सारे काम। वही भैया पौधा लगाना हो गया, ज़मीन को पानी देना हो गया, ज़मीन खोदना हो गया, सिंचाई करना हो गया, ठीक है, ये सब टाइप को बीज बोना हो गया। ठीक है,
प्रोडक्ट विच ग्रो वाइड ऑन द लैंड, जो वाइड मतलब जो अपने आप प्रोडक्ट उग जाते हैं, कभी कभी घास उग जाती है तो उसको भी निकाल के बेचा जा सकता है। ध्यान से सुनो, प्रोडक्ट विच ग्रो वाइड ऑन लैंड आर स्पॉन्टेनियस ग्रोथ, अपने आप उग गया है, नॉट इन्वॉल्विंग एनी ह्यूमन लेबर, जिसमें इंसान का कोई हाथ नहीं था, और स्किल अपॉन द लैंड आर नॉट प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे मान लो आप खेती करते हो, खेती में बगल में फूल उग गया, बहुत सारे फूल उग गए, तो वो फूल को बेच के आप जो पैसा कमाओगे वो आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। जो अपने आप उगता है ना उसका एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानते, उसको बेचोगे पैसा आएगा तो आपको भैया टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। द इनकम डिराइव्ड देयर फ्रॉम इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम, तो वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, वही होगी जिसपे इंसान अपना एफर्ट लगा के मेहनत करके सामान को उगाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आपका आता है इनकम फ्रॉम मेकिंग द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट, अगर आप किसी भी सामान को मार्केट में बेचने के योग्य बनाते हो, किसी भी सामान को मार्केट में बेचने के योग्य बनाते हो, जैसे गन्ने को काट के फिर आपने क्या बोलते आपका क्या बोलते हैं वो, क्या गेहूं हो गया, गेहूं काटते हो, धान की कटाई, धान तो बिकता है, धान को छाटना पड़ता है तब बिकता है। तो इफ़ देयर आर नो मार्केट, if there are no market for the produce of a feed and cultivator receiver rent in kind perform any activity। अब देखो धान बहुत कम बिकता है, सीधे आपका क्या बोलते हैं मेन आइटम बिकता है। अब गेहूं लोग सीधे खरीदते हैं, क्या बोलते हैं पूरा छटा छटाया, गेहूं को पूरा छाट देना होता है, ठीक है। तो आपको अगर आपने कोई सामान उगाया और वो डायरेक्ट मार्केट में नहीं बिकता है और आपने ऐसा कोई काम किया जिससे उसको बेचने के योग्य बना दिया, तो वो काम जो आप करते हो उसमें जो आपको इनकम होती है वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर द प्रोसेस एम्प्लॉयड इन क्या बोलते हैं कइंग ऑफ कॉफ़ी, फ्यूइंग ऑफ टबैको, गिनिंग ऑफ कॉटन इज अ प्रोसेस। जैसे मान लो अब यूँ ही हो गया, धागा हो गया, धागा तो बनता नहीं है, धागे को लेके बनाना पड़ता है, आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जो भी धागा बनाने की प्रोसेस होती है, जो भी इनकम होती है वो आपकी क्या होगी एग्रीकल्चर इनकम होगी। कॉफ़ी तुरंत तो पी नहीं होगी, कॉफ़ी को उगाना पड़ता है भैया, फिर काटना पड़ता है, फिर उसको कइंग पीसना पड़ता है। तो ये सारी जो भी एक्टिविटीज़ है इसमें भी जो भी आपकी इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम होगी। टोबैको तंबाकू कह लो, तंबाकू तुरंत उगता नहीं है, ठीक है, तो उसको भैया काट के छाट के पीस के पूरा बनाना पड़ता है, ठीक है। तो और दोस्त इनकम इज नोन एज एग्रीकल्चर इनकम, यानी कि अगर किसी भी सामान को मार्केट में बेचने के योग्य बनाते हैं, क्योंकि वो सामान डायरेक्ट मार्केट में नहीं बिक सकता, हमने उसको बेचने के योग्य बनाया, तो वो जो भी इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम होगी। अगर हमने उस सामान को डायरेक्ट बेच दिया, क्या कह दिया, डायरेक्ट हमने बेच दिया, ठीक है। जैसे हमने भैया बनाया, गन्ना उगाया, गन्ने को काटा, वो भी इनका एग्रीकल्चर इनकम हो गई, गन्ने को बेच दिया, वो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम कह जाएगी। अब दोस्तों इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, अब फार्म हाउस का क्या मीनिंग होता है यहाँ पे अच्छे से हम लोग देखते हैं। द इनकम फ्रॉम फार्म हाउस इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी वो इनकम फार्म हाउस की इनकम मानी जाएगी, एंड वो इनकम एग्जेम्प्टेड होगी, यानी उसके ऊपर टैक्स नहीं देना होगा। ये बात दिमाग में घुसा होगी, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना होता है, ठीक है, लेकिन वो एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों सबसे पहले क्या है, द बिल्डिंग इज ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय द कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन रेवेन्यू ऑफ सच, यानी कि जिसको भी वो रेंट या फिर रेवेन्यू मिल रहा है वो क्या होना चाहिए, उसका ओनर होना चाहिए। जैसे मान लो मेरा एक तो ज़मीन है, और मेरा एक तो फार्म हाउस है, मेरा एक फार्म हाउस है, तो ये ज़मीन फार्म हाउस मेरा ही होना चाहिए और हम ही को इसका रेंट मिलना चाहिए, तभी ये एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और फार्म हाउस की इनकम मानी जाएगी। एंड जो भी ज़मीन होनी चाहिए वो सिचुएटेड होनी चाहिए इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि ज़मीन के पास में होनी चाहिए। आपका फार्म हाउस बहुत दूर नहीं होना चाहिए, आस पास में ही आपका फार्म हाउस होना चाहिए, आपके ज़मीन के जो भी आपकी ज़मीन होगी, ज़मीन के इमीडिएट विसिनिटी, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। द बिल्डिंग और बाई रीजन बाई कनेक्शन विद द लैंड यूज फॉर डेलिंग हाउस और स्टोर हाउस और आउट हाउस बाय द कल्टिवेटर ऑफ रिसीवर रेंट इन, यानी इस फार्म हाउस का इस्तेमाल आप पार्टी करने के नहीं करोगे, इस फार्म हाउस का इस्तेमाल जो भी खेती करते हो उस खेती का सामान वामान रखने के इस्तेमाल करोगे, आउट हाउस की तरह, स्टोर हाउस की तरह, ठीक है। अगर आप वहाँ पार्टी करते हो, जाके पार्टी ऑर्गेनाइज करवाते हो और लॉन को किराए पर देते हो शादी करवाने के लिए, ठीक है, फार्म हाउस को आपने दे दिया शादी करवाने के लिए, तो वो जो इनकम होगी वो आपकी बिजनेस इनकम हो जाएगी। ध्यान रखना ये फार्म हाउस का इस्तेमाल आप करोगे एग्रीकल्चर जो भी चीज़ें होती हैं उनके सामानों को रखने के लिए एज अ स्टोर हाउस, ठीक है। इसके ये द लैंड इज सिचुएटेड इन अर्बन एरिया एंड आइदर एसेस्ड टू लैंड रेवेन्यू इन इंडिया और सब्जेक्ट टू लोकल टैक्स एसेस्ड एंड कलेक्टेड बाय द ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। जो ज़मीन होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए, गांव में होनी चाहिए। शहर में अगर वो ज़मीन है तो वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगी, फार्म हाउस आपका नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो ज़मीन है उसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन देख लो, द लैंड इज सिचुएटेड इन नॉन अर्बन एरिया, यानी कि भैया सिंपल सी बात है,
गांव में होना चाहिए। द लैंड इज सिचुएटेड विद इन म्यूनसिपैलिटी कैंटोनमेंट बोर्ड जुडिशन हैज पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 10,000, यानी कि वहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से कम की होनी चाहिए, ठीक है जी, ओके। एंड द फार्म बिल्डिंग इज नॉट सिचुएटेड विद इन द एरिया स्पेसिफाइड बिलो द इनकम डिराइव्ड, यानी कि सरकार ने बताया हो कि अगर यहाँ पे आपकी ज़मीन है, वहाँ पे अगर आपकी ज़मीन होगी तो वो आपकी फार्म हाउस नहीं मानी जाएगी, तो उसके बिहाफ पे जो अदर ज़मीन है वहाँ माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन हो गया फार्म हाउस का पूरा। तो फार्म हाउस अगर आपका है, अगर आप उसको इस्तेमाल करते हो खेती के सामानों को रखने के लिए एज अ स्टोर हाउस, एज अ वेयर हाउस, तो वो फार्म हाउस माना जाएगा आपका। एंड उसके पे जो भी इनकम आपको होगी वो आप क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर यानी कि खेती की इनकम होगी, ठीक है, ओके। अब दोस्तों इनकम फ्रॉम सैपिंग एंड सीडिंग्स, इन द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सैपिंग एंड सीडिंग गोन इन नर्सरी, आप कोई नर्सरी खोलते हो जहाँ पे आप बीज बेचते हो, बीज मतलब कि सब्जियों के बीज, फ्लावर्स के बीज, चाहे भी डीम टू बी एग्रीकल्चर इनकम, तो भी आपकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। यानी कि अगर आपने एक नर्सरी खोला, नर्सरी पता है क्या होता है, जहाँ पे आपको बीज बेचते हैं, फ्लावर, प्लांट्स, पौधे, गमला, ये सब बिकता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लो, आपके एग्जाम में 1-2 पॉइंट से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, नीचे दिया हुआ है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो सीधे नीचे आ जाओ, ये आपके काम का उतना नहीं है, बट अभी लास्ट में वो देख लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों कुछ इनकम ऐसी है जो कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड, यानी कि ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम है और ज़मीन से जुड़ा हुआ है, ज़मीन से। एग्जाम में पूछा गया है कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम, यानी कि ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, और ये ज़मीन यानी कि जो आपकी ज़मीन होती है उससे कनेक्टेड रहता है। तो क्या है भैया, इनकम फ्रॉम मार्केट, अगर आपने मार्केट में कुछ भी बेचा। इनकम फ्रॉम स्टोन, कोई पत्थर की माइन, पत्थर आके बेच रहे हो, तो पत्थर आके बेचोगे तो वो कौन सी इनकम हो जाएगी, बिजनेस इनकम हो जाएगी। मार्केट में कुछ भी बेच रहे हो तो आपकी बिजनेस इनकम हो जाएगी। अगर आप रॉयल्टी, इनकम फ्रॉम लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी कि आपने कोई ज़मीन है, आप उस ज़मीन में खेती का सामान रखते हो, माने कि आपका याई सूख गया, याई सुखाने के बाद में आपने उसको एज ए गोडाउन इस्तेमाल करते हो, और आपको गोडाउन को आपको क्या मिल जाए, रेंट मिल जाए, तो आपका जो रेंट है वो आपकी बिजनेस इनकम होगी। यानी आप अपनी ज़मीन का इस्तेमाल सामान को उगा के रखने, किसी को किराए पे देते हो कि भैया आप मेरे यहाँ सामान रख दो, आपकी जो इनकम हो रही है वो आपकी क्या हो जाएगी, बिजनेस इनकम होगी, ठीक है। इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन पर्पस, आपका बस मेन काम क्या है कि आप पानी सप्लाई करते हो, क्या बोलते हैं, इरीगेशन पर्पस के लिए, खेती के पर्पस के लिए, तो पानी सप्लाई करना आपका कौन सा काम हो गया, बिजनेस इनकम हो गया, ठीक है जी, ओके। अब दोस्तों इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रास, जो घास खुद से उग जाती है, जो पौधे उग जाते हैं, जो बैम्बू उग जाता है, उसको उखाड़ के आगे बेचने जाओगे तो वो भी आपकी बिजनेस इनकम होगी। मछली पकड़ के बेच रहे हो, ईटा बना रहे हो, बिग मेकिंग मतलब ईटा बना रहे हो, फिर अगर आपको कोई भी रेम्युनरेशन यानी कि सैलरी या फिर वेजेस मिल जाए, मैनेजर हो एग्रीकल्चर फार्म के, तो वो आपकी क्या होगी, बिजनेस इनकम होगी। पूछा गया एग्जाम में कि ऐसी कौन कौन सी इनकम है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, एंड वो क्या बोलते हैं, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। अगर आपने खरी हुई फसल को खरीद के बेच दिया, ठीक है, अगर आपको इनकम हो रही है डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री, मछली, मुर्गी पालन, फार्मिंग, इन सबसे हो रहा है, तो वो भी आपकी बिजनेस इनकम है, ठीक है। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एरिया ऑफ लैंड एग्रीकल्चर, किसी भी प्रकार का आपका बकाया बाकी है, आपको जो मिल जाए वो भी आपकी एग्रीकल्चर, सॉरी आपकी बिजनेस इनकम में आ जाएगी। तो ये 13 ठो इनकम है, 13 इनकम, इसको याद करिए ना, एग्जाम में पूछ देगा। ये वाला इनकम बहुत बार पूछा गया है आपका, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 9, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप देख सकते हो इलस्ट्रेशन नंबर 1 कि इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट या फिर इनकम, यहाँ पे देख लो तो ये कौन सी इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं है, ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे देखते हैं इनकम फ्रॉम द यूज ऑफ लैंड फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल, यानी कि भेड़ बकरी को क्या बोलते हैं, चराने के लिए, रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर परसूट, खेती के पर्पज से। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप देखो इसका आंसर, इट इज़ एन एग्रीकल्चर इनकम, यानी आपने अपनी ज़मीन दे दी है किसी को, वहाँ पे वो भेड़ बकरी को पा रहा है, उसको मतलब कि उसका ग्रेजिंग कर, उसकी रखवाई कर रहा है, ठीक है, तो वो सब इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी। भैया यहाँ पे आप इसको देख के एक बार सारे पॉइंट्स को अपने हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने आपको ऊपर समझा दिया, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, नीचे आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब दोस्तों एक टॉपिक आपका नया टॉपिक है, पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम एंड पार्शियल नॉन एग्रीकल्चर इनकम। कुछ इनकम ऐसी इनकम होती है जो कि आधी इनकम होगी आपकी एग्रीकल्चर इनकम एंड आधी इनकम होगी बिजनेस इनकम। यानी कि कुछ सामान ऐसे होते हैं जिसमें इनकम अगर 100% हुई तो 100% का कुछ परसेंट, मान लेते हैं 60% आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी एंड 40% आपकी बिजनेस इनकम होगी। तो ऐसी कौन सी इनकम है, ठीक है, तो वो आपको समझना होगा, एग्जाम में पूछा भी गया है।
ठीक है। तो सम टाइम देयर इज अ कंपोजिट इनकम। कंपोजिट इनकम का मतलब होता है जिसमें कुछ इनकम एग्रीकल्चर इनकम है, कुछ इनकम बिजनेस इनकम होती है। यानी कि जो भी एग्रीकल्चर इनकम होगी उस पर टैक्स नहीं लगेगा और नॉन एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगेगा। इसको पता करने के लिए हमको पता करना पड़ता है कि सामान क्या है, कैसे वो बनाया गया है, ठीक है। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो पहला है प्रॉफिट फ्रॉम शुगर फैक्ट्रीज। अब देखो शुगर फैक्ट्री का प्रॉफिट, एग्जाम्पल देते हैं, आपको समझ आना है यहाँ पे। एक सिंपल सी बात है, अगर आपने भैया गन्ना उगाया, क्या उगाया, गन्ना उगाया, गन्ना उगाने के बाद में आपने इसको बेच दिया। अगर आप गन्ना बेचो आपको मिल जाए 1 लाख रुपये, तो ये आपकी पूरी की पूरी इनकम हो गई एग्रीकल्चर इनकम। सिंपल सी बात है। लेकिन आपने गन्ने को क्या किया, 1 लाख में नहीं बेचा, आप गए फैक्ट्री में लेके गए, फैक्ट्री में आपने इसको चीनी में कन्वर्ट कर दिया, आप इसको बेच रहे हो 2 लाख रुपये का, सॉरी 2,20,000 का बेच रहे हैं, चलो। यानी कि अगर गन्ना बेचते तो आपको 1 लाख मिलता, ठीक है। अब आप गन्ने को फैक्ट्री में लेके गए, चीनी बनवा के बेचो, 2,20,000 मिल जाए। यानी कि इस 2,20,000 में आपकी 1 लाख रुपये की एग्रीकल्चर इनकम है और 1,20,000 की बिजनेस इनकम है। इस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये है आपका प्रॉफिट फ्रॉम शुगर फैक्ट्रीज, ठीक है। तो जो आपकी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया, ठीक है। तो ये आपका शुगर फैक्ट्रीज का हो गया। अब दोस्तों अगर आप लोग उगाते हो चाय पत्ती, क्या उगाते हो, चाय पत्ती, तो यहाँ पे देख रहे हो आपकी 60% इनकम जो होगी वो एग्रीकल्चर इनकम होगी एंड 40% इनकम जो होगी वो बिजनेस इनकम होगी। मैंने नीचे बता दिया, अंदर लिखा भी हो, आप चाहो तो पढ़ सकते हो कि अगर आप लोग चाय पत्ती उगाते हो तो आपका 60% इनकम जो भी होगी वो एग्रीकल्चर इनकम होगी एंड 40% इनकम बिजनेस इनकम होगी, ठीक है। अगर आप लोग उगाते हो सेंट्रीफ्यूज लैटेक्स, देखो, या फिर सेनेक्स, देखो यहाँ पे देखो आपको फोटो बनाया गया आपके सामने, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में कहते हैं रबर, ठीक है। ओके, तो आपके दोस्तों इनकम हो जाएगी 65% आपकी इनकम होगी एग्रीकल्चर इनकम, 35% आपकी इनकम होगी बिजनेस इनकम। तो आपको ये नंबर यानी कि ये परसेंटेज आपको याद करना है, ठीक है। अगर दोस्तों आप उगाते हो कॉफ़ी, तो कॉफ़ी के अंदर थोड़ा सा ट्रिक है। अगर आप कॉफ़ी केवल उगाते हो सिंपल, यानी कि आप केवल सिंपल कॉफ़ी उगाते हो, उसमें कुछ भी मतलब कि उसको फेवर नहीं डालते हो, उसको रोस्ट नहीं करते हो, सिंपल कॉफ़ी उगा के बेच देते हो, तो 75% एग्रीकल्चर इनकम होती है, 25% बिजनेस इनकम। अगर कॉफ़ी उगाते हो, उसको रोस्ट करते हो, उसमें फेवर डालते हो, देखो क्या बोलते हैं उसको, आपने ग्राउंड किया, पीसा, उसमें विथ और विदाउट मिक्सिंग चौकई कर्ड ग्राउंड रोस्ट किया, यानी कि उसको भैया गर्म करके उसमें फेवर डाल दिए। और यहाँ पे क्या है, सिंपल आपने कॉफ़ी उगाई और उसको बेच दिया, कॉफ़ी उगाई उसको डायरेक्ट कच्चा बेच दिया, तो आपकी 75% इनकम एग्रीकल्चर इनकम, 25% आपकी हो जाएगी बिजनेस इनकम। कॉफ़ी को उगाया, उसमें फेवर ऐड किया, उसको रोस्ट किया, उसको पीसा और बेचा, तो 60% एग्रीकल्चर इनकम एंड 40% बिजनेस इनकम, ठीक है। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कौन सी इनकम कितने परसेंट की है, ठीक है। दोस्तों ये परसेंटेज आपको याद करने पड़ेंगे। नीचे आपके बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। ये आपका पूरा का पूरा एग्रीकल्चर इनकम का चैप्टर खत्म हो गया, जिसमें आपको सारी चीज़ें मैंने एकदम डिटेल में बता दी हैं, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।